आज के पाकिस्तान का नाज़रीन अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वह है मईशत, कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे दोबारा पटरी पे लाया जाए, कैसे यहाँ पर अफरात ज़र का कम से कम किया जाए अगर ख़त्म नहीं होता, कैसे लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए, कैसे हम जो हैं ये जो कहते हैं ना कि कर्ज़ के मर्ज़ से निजात पाएँ। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सवाल ही पैदा होते हैं कि हमारी जो नई हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत होगी, उसमें शामिल जो सियासी जमातें हैं उनके पास कोई मरबूत मनसूबा है पाकिस्तान को इस दलदल से, माशी दलदल से निकालने का, उनकी तरजीहात क्या हैं। इस पर हम कुछ बात करते मौजूद हैं मुल्क के मारूफ जो हैं माहिर मईशत जनाब डॉक्टर आबिद सुरैरी साहब, SDPI के सरबराह हैं और बहुत जाना माना नाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा कि माशी फ़ज़ा मजमूई तौर पे क्या कह रही है, जो सेंटिमेंट कहते हैं ना कि जी बिज़नेस सेंटिमेंट, सरमायाकारों से जब आप बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, वो हालात से मुतमईन है या तशवीश ज़्यादा है उन लोगों को? जी देखिए, जितनी ताख़ीर हुकूमत साजी में हो रही है वो जाहिर है कि जो तवक्कुआत इलेक्शन से लगाई जा रही थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, हत्ता के दोस्त ममालिक की तरफ से, कि इलेक्शन के बाद एक सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, जो डायरेक्शन है वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, पॉलिसी डायरेक्शन। तो वो जितनी ताख़ीर आती जा रही है, मेरा ख्याल है कि वो पहले से जो हमारे मौजूद मसाइल थे उनको वो मज़ीद गंभीर कर रही है। और जाहिर है कि जितना अगर एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है जिसमें के कोलिशन पार्टनर्स जो होंगे उनके अपने अपने कमिटमेंट्स होंगी, उनकी अपनी अपनी कंपल्शंस होंगी, तो उस मिनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए जो IMF के साथ जो कि एक तय है कि जाना पड़ेगा, वो जो भी उनकी शराइत होंगी वो मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक इस वक्त शॉर्ट मीडियम टर्म सिनेरियो है जिसको अगर फौरी तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल बैठ के अगर उसका सोल्यूशन ना निकाला तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे लिए बनता चला जाएगा। बड़ी हैरत अंगेज बात नहीं लग रही कि हमेशा जो जमातें जीता करती थी वो माशी अशारिये देना शुरू कर देते कि जी हमें इस सिमत में लेके जाना है। इस मरतबा जैसे कि आपने फरमाया कि हुकूमत बनाना एक मसला बना हुआ है, तो माशी पॉलिसी का तो कोई तस्करा ही नहीं कर रहा है। अभी तो इस नाम पे भी इतफाक नहीं हो रहा कि जी कौन आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा। हर चीज़ में शक शुबा है, हर चीज़ जो है गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार है जिस तरफ आप देखें। जी ये एक वो विशेष साइकिल बन गया कि हमारे यहाँ डॉलर का फुकदान है, हमारे यहाँ रुपए का फुकदान है और हमारे यहाँ एतमाद का फुकदान है। और ये तीनों चीज़ें जो है ये एक दूसरे को उस फुकदान को मज़ीद गहरा करती चली जा रही हैं। क्योंकि इस वक्त कोई भी पार्टी हुकूमत में आए या पार्टियां हुकूमत में आए, सबको बड़े अच्छे तरह से मालूम है कि जो पाकिस्तान के कर्ज की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को अगले इस जून तक के जो कर्ज अदा करना और उसके बाद अगले 2 साल में जो कर्ज अदा करना, उसके लिए IMF के प्रोग्राम में जाना लाजमी है। IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो वो बिजली के गर्दिशी कर्जों को कंटेन करना है, गैस के गर्दिशी कर्जों को कंटेन करना है, जिसका मतलब है कि बिजली और गैस के रेट बढ़ेंगे, जिसका मतलब है कि आपके डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा होगा। और आपको याद होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें जो थी इलेक्शन कैंपेन में एक ही नारे पे इन्होंने लगाया कि इकॉनमी को रिवाइव कर देंगे, महंगाई का खात्मा कर देंगे। किसी ने नारा लगाया कि वो इतने 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, किसी ने नारा लगाया कि वो कीमतों को 2017 के लेवल पे ले जाएंगे, किसी ने नारा लगाया कि हमारी हुकूमत को जो कि रुखसत किया गया था हमें दोबारा मौका दें तो हम आते ही 2021 वाली सूरत हाल पे वापस ले आएंगे। और बतौर माहिर मईशत आप जब ये नारे सुनते थे, ये वादे सुनते थे, आपको हंसी आती थी कि नहीं आती थी? मैं तो मुसलसल लिख रहा था। या परेशान ज्यादा होते थे आप हंसते ज़्यादा थे, परेशान ज़्यादा होते थे बतौर एक बाखबर शख्स होने के कि जनाब इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है, ये कह रहे हैं जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 20% बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, हम मतलब है बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, तो कहाँ थी फिजिकल स्पेस? तो बाज़ लोग मैं देख रहा था वाकई कराची में तो जो हमारे दोस्त थे बिजनेसमैन या हमारे मईशत सर्वर खुजाया करते थे, आपकी क्या हालत होती थी? जी डॉक्टर साहब। मैं यही बार बार उन दिनों भी लिख रहा था कि ये अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं और गैर हकीकी वादे करने से गुरेज करना चाहिए सियासी जमातों को, चूँकि इसमें बिल्कुल भी ब्रीदिंग क्वेश्चन है ही नहीं है। जो ही हुकूमत साजी होगी, जो पहला काम होगा 15 अप्रैल को ये मौजूदा IMF का प्रोग्राम खत्म करना है
IMF की टीम को रिव्यू करवाना है और उसके बाद अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करना है और फिर फौरन IMF की टीम के साथ बैठ के जो बजट है अगले माली साल का वो बनाना है। तो अगर मार्च में हुकूमत बनती है तो अगले वजीर खजाना को, वजीर आजम को IMF का प्रोग्राम कंक्लूड करवाना होगा, फिर उनको अगला प्रोग्राम। मैं ये समझूं जो आप फरमा रहे हैं कि लोगों में इत्मीनान की बहाली के लिए पाकिस्तान के लिए नया IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है और वो बात अप्रैल तक जाती है, लेकिन आने वाले जो अगले चंद दिन है, 12 रोज़ हो गए इंतखाबात को, 8 फरवरी को हुए थे, आज हम 20 फरवरी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, तो 12 दिन हो गए। फौरी तौर पे सरमायाकारों के इत्मीनान को बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक ठीक है IMF प्रोग्राम निगोशिएट करेंगे, उस पर बात करेंगे, मिलना चाहिए हमें, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में क्या काम है सियासी जमातों को, क्या करना चाहिए जो हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात करें एक दूसरे से? जी देखिए, एक तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कौम के साथ। इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी जमातें एस्पायरेंट हैं हुकूमत बनाने के लिए, एक तो उनको बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर बताना पड़ेगा कि हमारे इस वक्त मुआशी सूरत हाल ये है, हमें फौरन IMF प्रोग्राम के पास में जाना है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला साल जो है ये कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के लिए टफ होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए आपको टैरिफ कम करना पड़ते हैं, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है। ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जो फोकस रखना होगा वो है आपका सर्विसेज सेक्टर पे, स्पेशली IT इंडस्ट्री पे। लेकिन अगर आपके इंटरनेट जो है वो 3-3 दिन बंद रहता है और आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे एक गैर एलानिया ब्लैकआउट चलता है, तो फिर आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसके साथ आपको डिजिटलाइजेशन पे काम करना है, सर्विसेज सेक्टर पे जिस पे काम करना है, वो मुतासर हो रही है। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी मॉनसून पे डिपेंडेंट है। अल्लाह करे कि मॉनसून अच्छी रहे तो एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है, वरना खुदा खास्ता उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों का इदराक करते हुए जो एक परमानेंट इस वक्त फोरम मुझे नजर आ रहा है वो SIFC का फोरम है, जिसमें कि मेरी सजेशन होगी कि थोड़ा उसको एक्सपेंड किया जाए और उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मेंबरशिप दी जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वजीर आजम उसके परमानेंट मेंबर हैं या आर्मी चीफ उसके मेंबर हैं, उसी तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसमें मेंबर बनाया जाए। और जो सूबों में जो आपके SIFC के फोरम है वहाँ पे सूबाई जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उनको मेंबर बनाया जाए, ताकि उन सबके सामने मुआशी सूरत हाल खुल के उस पर डिस्कशन हो सके, उनकी तजावीज़ दी जा सके और जो भी इक़दाम करने हैं उस पर एक पोलिटिकल ओनरशिप हो। मुझे आपने बहुत सारे नुकात इकट्ठे खोल दिए और बहुत ही अहम नुकात खोले। मैं चाहूँगा 1 बाय 1 एक एक करके हम लें। सबसे आपने अहम बात की, शुरू में बात की कि सच बोलना होगा, हकीकत का इतराफ़ करना होगा, इदराक करना होगा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि जी मुश्किल मुल्क में सूरत हाल है माशी, और हम वो जो आप लोगों को सब्सिडी की आदत है, ज़र अनात की आदत है, हम नहीं दे सकेंगे। सियासी जमातों में आपको इदराक ये नज़र आ रहा है कि जी हम कितनी मुश्किल सूरत हाल है, उनके पास ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी है कि जनाब वो कहते हैं ना माशी टीम होनी चाहिए, नज़र आ रहा है आपको? कुछ उम्मीद बनती है आपकी देख कर जब हम वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं? ज़ाहिर है मुआशी टीम जो है वो तो सियासी जमातों के अंदर उन्होंने खुद पहले से होनी चाहिए थी। रातों रात तो अब वो जो भी उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं वही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बाहर से कोई एडवाइज़र या कोई ऐसे PM अपनी जमात के बाहर से कोई टेक्नोक्रेट अपॉइंट कर दें, लेकिन यह इदराक तो बहरहाल अब तमाम सियासी जमातों को है कि एक मुश्किल रास्ता है मुआशी हवाले से, और शायद ये भी एक वजह है कि हुकूमत साजी जो है वो उसमें मुश्किल पेश आ रही है। वरना वजारत उस्मा जो है वो किसको बुरी लगती है, लेकिन या ये किसको बुरा लगता है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने। लेकिन चूंकि इस वक्त जो भी पार्टी वजारत उस्मा लेगी वो चाहेगी कि उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उन फैसला साजी में मुकम्मल उसकी ओनरशिप भी लें, उसमें शरीक भी हों, और कल को अगर कोई मुश्किल फैसले हैं तो वो अकेली उसका जो खमियाजा ना भुगतें, बल्कि तमाम इत्तेहादी मिलके उसका जिम्मेदारी ले। तो ये इदराक जो है ये तो अब बहरहाल मौजूद है, गो कि ये इलेक्शन से पहले भी सूरत हाल का उनको इल्म था, लेकिन उस वक्त इदराक आप फरमा रहे हैं कि है। बाज़ लोगों की राय, मैं जब यहाँ पे बात करता हूँ बिजनेस एक्सपर्ट से, जो हमारे माहिरीन हैं, उनका कहना है कि होना ये चाहिए कि जो हमारी 2-4 बड़ी अहम तरीन वजारतें, जो कि पेचीदा वजारतें जिनको कहा जाता है, एनर्जी की यानी कि तवानाई की और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजारत ख़जाना, यहाँ पर ज़रा से सियासतदानों को दूर रखें, टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएँ, डिसिप्लिन सख्त रखें,
क्योंकि जो माजी का तजर्बा रहा तो वो ये होता है कि जनाब मतलब है कि जब आप ऐसे फैसले करते हैं कि IMF प्रोग्राम को जो निगेट कर रहे होते हैं, आपने जो उनसे वादे किए होते हैं उनको पूरा नहीं कर रहे होते, तो बड़ा नुकसान होता है उसका। तो क्या आप समझते हैं कि अगर टेक्नोक्रेट्स को लाया जाएगा इन 2-4 वजारतों में, प्राइवेटाइजेशन को भी आप इसमें शामिल कर लें, कॉमर्स को भी कर लें, तो मुल्क के लिए बेहतर होगा? देखिए, टेक्नोक्रेट्स जो है वो तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब उनके लिए एक जो सियासी सरपरस्ती उनकी मौजूद हो। हाँ। अगर टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर को फैसला करे और उस पर कोई ट्वीट आ जाए सियासी शख्सियत की जानिब से जिसकी वजह से उनको अपने फैसले वापस लेने पड़ जाएं, तो जाहिर है कि टेक्नोक्रेट तो उसी सूरत में परफॉर्म कर सकेंगे जब उनके सियासी बैकिंग होगी। जैसे सियासी बैकिंग होगी, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ होता था कि वो कहते कुछ थे, पीछे से कोई और हुक्म आ जाता था और फिर दायरे के। अच्छा, इस बार भी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में ठीक है वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन जो उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब, वो बड़े फैसले कर रहे होंगे। आपके ख्याल में कैबिनेट से बाहर है कि कोई अगर डोरियां हिला रहा हो, कितना मौसर होता है? अच्छी चीज़ है, मनफी चीज़ है? अगर वो मतलब है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करो तो खुद हमारा वज़ीर आज़म कितना खुद मुख्तार होगा, कितना बाइख्तियार होगा? जी देखिए, जो भी वज़ीर आज़म आएंगे और अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो हमें कम से कम ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि एक वक्त आया था जब उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट IMF के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। और ये जो करंट स्टैंड बाई एग्रीमेंट है जो कि अभी 15 मार्च को ख़त्म होना है, डायरेक्टली नेगोशिएट किया था IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, जबकि पाकिस्तान में IMF का मिशन और हमारी वजारत खजाना किसी मानी ख़ैज़ वो नतीजा पे पहुंचने पे नाकाम हो गई थी। तो अगर शहबाज शरीफ आते हैं और अगर उनको इदराक है और उन्होंने अपने जो पहले इंटरव्यूज उनमें ये बड़ा खुल के कहा कि हुकूमत को फौरन IMF के पास जाना पड़ेगा, तो यकीनन वो इस गारंटी के साथ आ रहे होंगे कि ये कम से कम IMF के मामले पे उसमें मुदाखलत ना की जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त मुदाखलत का मतलब IMF में डिले का मतलब खुदा माशी खुदकुशी है, माशी खुदकुशी होगा, मतलब बिल्कुल माशी खुदकुशी होगा। अरे मुझे बिल्कुल आपने कहा कि IMF मुआहिदा हमारे लिए बड़ा अहम तरीन है, हर हालत में हमें करना है, जल्द अज जल्द करना है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक ब्रॉड इत्तेफाक राय कंसेंसस पाया जाता है। आपने 2-3 और अहम बातें की थी अपने 2 सवाल पहले। वो ये था कि आपने कहा जी डिजिटल इकोनॉमी ये वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को जल्द हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो बढ़ सकता है, आसान है निस्बतन। बाकी उसके लिए तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, फैक्ट्री लगेगी, आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। IT में आप कर सकते हैं। अब IT में ज़ाहिर है कि हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मुल्क में सियासी ज़रा सा बहरान है जिसकी वजह से एक्स जैसा प्लेटफॉर्म 3-4 रोज़ से बंद है, उसके अंदर लोड शेडिंग हो रही है, बकौल कराची के जो हमारे दोस्तों कहते हैं जी लोड शेडिंग हो रही है ट्विटर के ऊपर ना। तो ये चीज़ें कितना मतलब है कि लोगों के एतमाद को कहते हैं वो करती हैं, शेक कर देती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका जो इम्पोर्टर है उनको पता हो कि पाकिस्तान में गैर एलानिया 20-20 घंटे लोड शेडिंग होगी तो वो आपसे इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे। इसी तरीके से जो आपकी IT का जो एक्सपोर्ट है वो तो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप रियल टाइम पे ना सिर्फ ये कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे बल्कि रियल टाइम पे आप जो सॉफ्टवेयर या अगर आप कॉल सेंटर से जो भी हमारे यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योर जो है या स्टार्टअप्स जो सर्विसेज देते हैं उनकी रिलायबिलिटी तो इंटरनेट की प्रोविजन पे है, और अगर इंटरनेट की सहूलतें जो हैं वो अनरिलायबल हो जाती हैं तो पाकिस्तान एज एन IT एक्सपोर्टर दुनिया में अनरिलायबल होता चला जाएगा, और ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। उसी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में वाहिद मुल्क रह गया है यहाँ पे कि 5G नहीं अफगानिस्तान के अलावा। तो अगर नेपाल और भूटान वहाँ पे भी अब 5G आ गया और आपका जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो आपके स्टार्टअप्स हो, वो 5G पे डिपेंडेंट है। और 5G हमारे पास इसलिए नहीं कि हमें जो पिछले साल डॉलर्स का बहरान आया उसके बाद टेलकोज जो है जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी कि अगर पाकिस्तान से डॉलर कमा के वापस नहीं भेजे जा सकते अपने हेडक्वार्टर तो हम क्यों नया सॉफ्टवेयर और नया जो है इक्विपमेंट वो लगाएं। तो ये सब सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और जो एक बड़ी नैरो विंडो ऑफ ऑप्शन पाकिस्तान के लिए मौजूद है, कम से कम उसका फायदा उठाने के लिए हमें यहाँ पे एक बेहतर फैसले करने होंगे। आपने एक और बात की, मैं एक और मौजू की तरफ, SIFC बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए,
और वो एक सुप्रा बॉडी के तौर पे मतलब है, जो तस्वुर लोगों की समझ में आ रहा है कि जी अगर कैबिनेट जहाँ पर है तो वहाँ पर SIFC भी है कि जो कि ऐसे डिसीजंस में मतलब मदद करेगी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन तेज़ होनी है, वन विंडो प्रोवाइड करेगी। क्या आपके ख्याल में जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लिए SIFC के साथ चलना कितना अहम है, और क्या आपको लगता है कि वो कॉज ऑफ फ्रिक्शन बन सकता है आने वाले दिनों में? देखिए आमिर भाई, STPI और मैं ज़ाती तौर पे इसका बहुत एडवोकेट था कि जैसे आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरीके से एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, आप उसका नाम जो भी रख लें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों, जिनको बड़ा क्लियर ना सिर्फ ये कि मुआशी सूरत हाल पिक्चर बड़ी क्लियर उनको दिखाई जाए, बल्कि उनको बताया जाए कि कौन कौन से फैसले करने क्यों नागुज़ीर है और उन फैसलों की ओनरशिप भी हो और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और हमने जो कोविड के दौरान देखा NCOC बना, वो भी तकरीबन यही मॉडल था। आपकी तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें सियासी और गैर सियासी जो लीडरशिप थी वो वहाँ पे मौजूद थी, और हमने देखा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर उसने कोविड से कोप किया। फाटक ग्रे लिस्ट से जब निकलने का मामला था तो उस वक्त भी एक ऐसा ही सेल बनाया गया था जिसमें कि सियासी और गैर सियासी क़यादत जो थी वो मौजूद थी, और तो लुबे लुबाब ये लें कि जिन्हीं जब तक सिविल और मिलिट्री क़यादत एक दूसरे से हम आहंग होकर नहीं चलेंगे उस वक्त तक मामलात दिल को सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कि बहुत बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, अफरात ज़र अभी भी 28% से ज़्यादा है और हमने 45% तक गए। मतलब आप देखें PDM के दौरे हुकूमत में, नई हुकूमत के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा कि अफरात ज़र पे काबू पाए, या बहुत ही मुश्किल है? आपको आने वाले दिनों के मुतालिक क्या पेश गोई है आपकी? देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो महंगाई है जो हमारी इम्पोर्टेड महंगाई है। हाँ। अगर खुदा खास्ता ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है ये मजीद बिगड़ती है, एनर्जी की कीमतें ऊपर जाती हैं रेड सी क्लोजर की वजह से, तो पाकिस्तान में उसका असर पड़ेगा। आपके बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगी होगी। दूसरा इसका जो फैक्टर है वो मॉनसून, जैसा कि मैंने पहले कहा, एग्रीकल्चर। अभी गंदम की कटाई पे देखना होगा कि मौसम कैसा रहता है, मॉनसून को देखना होगा कि वो कैसी रहती है। हमारी ज़राअत इन 2 महीनों पे अब मुहैयत होगी कि मौसम उसमें कैसा रहता है, और यही आपकी कमोडिटी प्राइस को डिटरमिन करते हैं। एक महंगाई है जो कि आपकी इंटरनल है, जो कि होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग या प्रॉफिटियरिंग की वजह से आती है। आने वाली हुकूमत का जो पहला टेस्ट होगा वो रमज़ान है कि 10-11 मार्च से अगर रमज़ान शुरू हो रहा है तो क्या आने वाली हुकूमत इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो ब्लैक मार्केटिंग है क्या उसको रोक पाएगी? अगर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अपने अपने इजला में इफेक्टिव रोल प्ले करे तो इसको रोका जा सकता है। मंडी की कीमत और जो आपकी ग्रोसरी की कीमत है उसमें फ़र्क को कम किया जा सकता है। तो इस पे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना होगी। लेकिन ये सारी स्ट्रेटजीज के होने के बावजूद एक चीज़ जो कि IMF आपको नहीं रोकती वो सोशल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना है, सोशल सेफ्टी नेट्स को ज़्यादा बेहतर बनाना है। और उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें सूबे क्या अपने इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। तो जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनके लिए बड़ी टारगेटेड सब्सिडीज लेके आना, बहुत टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना दिया। नाज़रीन, बात यह है कि जो नई हुकूमत आएगी उसको कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। वो कहते हैं उर्दू का मुहावरा कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, यानी कि आप शुरुआत ऐसे वक्त में करें कि रमज़ान, और रमज़ान में हमें पता है कि दौरे हुकूमत में कुछ भी हो, आम हालात भी हो, तब भी महंगाई जो है बढ़ जाती है। तो पहले ही से 28% से ज़्यादा अगर अफरात ज़र है तो सोचें कि आते ही कितना बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर कहते हैं कि मईशत को बहाल करना है तो उसके लिए मैसेजिंग, यानी कि पैगाम आप क्या दे रहे हैं दुनिया को, ये बहुत अहम है। क्योंकि पहले हमेशा बिजनेस के अंदर ये होता है कि जी फंडामेंटल्स बाद में सही होते हैं, पहले सेंटिमेंट ठीक होता है। और सेंटिमेंट ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी कि वो क्या पैगाम देती है, दुनिया को देती है, अंदरूनी मुल्क देती है, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को देती है। अगर वो पैगाम मुस्बत हो, इत्माद से बात करें तो लोगों का इत्माद भी बहाल होगा। और गालिबन सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि जी बामी चप्पल अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा है पाकिस्तान फर्स्ट, उसको बहाल करने का वक्त आ गया है। और उसकी पहली शर्त यह कि जी जब तक हमारी मईशत बहाल नहीं होगी तो पाकिस्तान एक मजबूत मुस्तहकम मुल्क नहीं बनेगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।